नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से अलग होते हैं और क्यों किसी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, यानी कि राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। क्या सिर्फ नामों का अंतर है या उनमें सच में कुछ अंतर होता है। तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ही होता है, अगर आप इसको तोड़कर समझने की कोशिश करें, केंद्र शासित यानी कि केंद्र द्वारा शासित। तो यहाँ पे तो आपको इस नाम से पता चल रहा होगा कि ये डायरेक्ट केंद्र द्वारा इस यहाँ पे शासन किया जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं कि किस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश अलग होते हैं राज्यों से। अब दोस्तों, सबसे पहले भारत के बारे में जान लेते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें भारत को क्या कहा गया है, किस तरीके से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, हमारे संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? राज्यों का संघ कहा गया है। अब दोस्तों, ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और दोस्तों आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिए इस वीडियो के थ्रू ही कि हमारे संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में दोस्तों कुल मिला के अभी इस वक्त 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी याद रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चलिए दोस्तों, जो राज्य हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, राज्यों का अपनी एक अलग सरकार होती है। जो राज्य होते हैं उनकी अलग एक सरकार होती है जिसे जनता चुनती है। इन बातों को, इन वर्डिंग्स को याद रखिएगा, तभी आप केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच में फ़र्क समझेंगे। तो जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो मैं रखा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उन पॉइंट्स को, एक एक वर्ड को याद कीजिए कि जो राज्य होते हैं उनकी अपनी एक अलग सरकार होती है और उस सरकार को जिसे कि जनता चुनती है, यानी कि जनता द्वारा चुनी हुई उनकी अपनी एक सरकार होती है और इन सरकारों की अपनी एक प्रशासनिक इकाइयाँ होती है। इन 2 पॉइंट्स को याद कीजिए। तीसरा पॉइंट है, यहाँ की सरकार को अपने कानूनों को लागू करने की अधिकार होता है। चौथा पॉइंट है, प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी विधान सभाएँ होती हैं। दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा। और पूर्ण राज्य का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जनता द्वारा चुनी जाती है सरकार और इस सरकार के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। जैसे कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। तो मतलब राज्यों में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जनता है, वो अपनी सरकार को चुनते हैं और उस सरकार के जो मुखिया होते हैं उनको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। और राज्यपाल यहाँ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभालते हैं और राज्यों में राज्यपाल भी होते हैं, उनका भी राज्यों में एक अहम भूमिका है। ये हम एक अलग वीडियो में जान लेंगे कि राज्यपाल के क्या भूमिका है राज्य में। आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, ये तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र द्वारा शासित। तो सबसे सिंपल परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो दोस्तों आप उसको बताना कि केंद्र शासित। आप इसको तोड़ो, ब्रेक करो, तो 2 वर्ड बन जाएगा, केंद्र और शासित। तो यानी कि केंद्र द्वारा शासित जो प्रदेश है उसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इस वक्त भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे केंद्र द्वारा इनको शासन किया जाता है। अब दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी जानते हैं। अब यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत काम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे राज्यों में उनकी विधानसभाएं होती हैं और वो जो कानून बनाती हैं उसी के तहत राज्यों में काम होता है। लेकिन अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत काम होता है। अब अपने छोटे आकार के कारण इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन दोस्तों
केंद्र सरकार इन्हें अपने अधीन लेकर उस पर शासन करती है। क्योंकि दोस्तों इनका जो आकार होता है ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, इसलिए इन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार जो है इन्हें सीधे सीधे अपने अधीन लेकर उस पर शासन करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के तौर पर प्रशासक या उपराज्यपाल को यहाँ की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कि उपराज्यपाल या प्रशासक को केंद्र शासित प्रदेश में कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। तो इन यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे, इसलिए ये जो टॉपिक है दोस्तों ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे की भी वजह खास है। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मैंने वीडियो को शुरू में कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में क्या फ़र्क होता है और वो क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी क्षेत्र को, किसी जगह को केंद्र शासित प्रदेश कह दिया जाता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे जो वजह है वो भी खास है। अब क्या क्या वजह है, जैसे छोटा आकार, यानी कि उन लोगों वो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत कम जनसंख्या है। इनकी एक अलग संस्कृति होती है। कैसे अलग संस्कृति है दोस्तों, ये मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो केंद्र शासित प्रदेश की अलग संस्कृति होती है। कई जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अलग राज्यों से दूरी है, यानी कि जैसे आप अंडमान एंड निकोबार को अगर मैप पर देखेंगे मानचित्र पर तो आपको ये पता चलेगा कि भारत के किसी भी राज्य से वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो अन्य राज्यों से दूरी, प्रशासनिक महत्व, स्थानीय और जो वहाँ की संस्कृति है उसको सुरक्षा करना, शासन के मामलों से संबंधित राजनीतिक उथल पुथल को दूर करना और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे, किसके पॉइंट्स थे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। तो एक एक पॉइंट आप याद कर लीजिए। छोटा आकार के कारण, कम जनसंख्या के कारण, अलग संस्कृति के कारण, इनकी अलग अन्य राज्यों से दूरी के कारण, देन इसकी प्रशासनिक महत्व के कारण, और 3 पॉइंट और हैं, स्थानीय संस्कृतियों की सुरक्षा, जो वहाँ की संस्कृति है उसको सुरक्षा करने के कारण, शासन के मामलों में से संबंधित राजनीतिक उथल पुथल को दूर करने के लिए, और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति है ये, इसलिए भी इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। अब दोस्तों चलिए भारत में जो इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जानते हैं, फिर आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ जाएंगे कि इस वक्त जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं केंद्र के द्वारा शासित, उनको क्यों बनाया गया है, उनके पीछे की क्या वजह है, अब जानते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड की, यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान और निकोबार जो द्वीप है वो भी हमारे और देश के ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब दोस्तों अगर हम मानचित्र पे देखेंगे तो ये हमारे देश से बहुत दूर पश्चिम और पूर्व छोर पर स्थित है, यानी कि हमारे भारत में जो अन्य राज्य हैं, बिहार, यूपी, एमपी, इन राज्यों से इनकी जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए मुख्य क्षेत्र से भी काफ़ी दूर है, भारत का जो मुख्य क्षेत्र है उससे ये काफ़ी दूर है, इसलिए केंद्र सरकार के जरिए उन्हें सीधे सीधे नियंत्रण करना आसान है, क्योंकि वे भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारत सरकार सीधे वहाँ पे कार्यवाही कर सकती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो ये भारत के किसी भी राज्यों के मुकाबले ये बहुत दूर है, जो भारत के मुख्य क्षेत्र हैं उससे ये काफ़ी दूर है, और इसलिए केंद्र सरकार के जरिए इन्हें सीधे नियंत्रण करना आसान है। क्यों आसान है दोस्तों, क्योंकि अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो यहाँ पे अगर कोई राज्य होता है ये, तो राज्य सरकार शायद उस ढंग से उस आपातकालीन स्थिति को में उस मतलब राज्य को ना संभाल पाए, लेकिन अगर डायरेक्ट केंद्र के शासन में है तो केंद्र सरकार इस यहाँ पे जो है वो सीधे कार्यवाही अब कर सकती है। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल आप मान लीजिए कि अंडमान एंड निकोबार है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर ये केंद्र शासित प्रदेश ना होकर अगर ये कोई राज्य होता, इसको हम राज्य का दर्जा दिए होते, तो दोस्तों क्या होता, मान लीजिए कि कल के दिन में कोई दुश्मन मुल्क जो है
वो उस पर आके हमला कर देता है। क्योंकि हमला क्यों करेगा? क्योंकि वो भारत से काफ़ी दूर है। ठीक है दोस्तों। और अगर वो राज्य अगर एक राज्य होता तो फिर वो राज्य सरकार के अधीन होती। तो राज्य सरकार के पास उतनी पावर नहीं है कि कोई देश उस पर अगर हमला करता है तो उस हमले को जवाब इतने तेज़ी से दे पाए, या जो भी उस वक्त ऐसा सिचुएशन बनता है उसको संभाल पाए। तो क्योंकि वो केंद्र द्वारा शासित है, केंद्र के नियंत्रण में है, तो इसलिए अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आता है, आपातकालीन स्थिति आता है, तो फिर वहाँ पे कार्यवाही जो वहाँ पर रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी जल्दी दिया जा सकेगा अगर वो केंद्र के अधीन होगा। इसलिए जो अंडमान एंड निकोबार है उसको हम केंद्र शासित प्रदेश ही मानते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो संस्कृति है वो भी पूरी तरह से अलग है, और इस कारण से भी उन्हें किसी भी राज्य के साथ विलीन करना प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है। अब दोस्तों इन लोगों का संस्कृति पूरा ही अलग है। अब क्यों अलग है जानते हैं दोस्तों। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर अभी भी जनजाति के लोग रहते हैं, जारवा जनजाति रहती है, जो अभी भी आदिम जिंदगी जी रही हैं। यानी कि हमसे एक अलग ही तरीके का वो जिंदगी जी रहे हैं, और उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ करना भारत सरकार द्वारा भी एक अपराध घोषित किया गया है। अब दोस्तों आते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। दरअसल यहाँ लंबे समय तक यूरोपीय देश जैसे कि पुर्तगाल, फ्रांस, इन देशों का यहाँ पे राज रहा है। पुर्तगाल दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली, और फ्रांस पुडुचेरी पे राज करता था। इसलिए यहाँ की संस्कृति उनसे मेल खाती है, और इसलिए इनकी सांस्कृतिक विविधताएं बनाए रखने के लिए इन्हें किसी राज्य के साथ न मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। दोस्तों अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम वैसे तो पूरा भारत ही अंग्रेज़ों के अधीन था, और 200-300 वर्षों बाद हम 1947 में जाकर भारत को आज़ादी मिली। लेकिन दोस्तों सिर्फ अंग्रेज ही नहीं आए थे, अंग्रेज से पहले यहाँ पे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सभी आए थे, और इन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों पे कुछ कुछ समय के लिए, वक्त के लिए उन्होंने राज किया है। लेकिन अगर हम पुडुचेरी की बात करें, दादरा नगर हवेली की बात, तो इन जगहों पे जो यूरोपीय देश थे वो काफ़ी समय तक रुके थे। और क्योंकि अब वो लोग इतने वक्त यहाँ पे उन्होंने गुजारा है, तो जब वहाँ के लोग हैं वो उनके जो वहाँ की जो संस्कृति है उनका मेल खाता है इन देशों के संस्कृति के साथ। तो इनकी यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं उनको बनाए रखने के लिए इनको किसी भी राज्य के साथ न मिलाकर केंद्र ने इनको अपने अंदर अधीन कर लिया, और इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। और दोस्तों पुडुचेरी के बारे में एक खास बात और है कि इसके 4 जिले अलग अलग राज्यों से मिलते हैं। पुडुचेरी की एक खास बात और ये है कि इसके 4 जिले अलग अलग राज्यों से मिलते हैं। महे केरल के पास है, यनम आंध्र प्रदेश के पास, और पुडुचेरी वो कराईकल तमिलनाडु के पास स्थित है। ऐसे में सबसे बेहतर यही था कि उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखा जाए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि इनको किसी भी राज्य से इनका विलय किया जाए। दोस्तों अगर हम बात करें चंडीगढ़, तो ये पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में पंजाब को विभाजित जब किया गया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया, तो फिर एक दोनों में होड़ से छिड़ गई कि चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी होगी, क्योंकि प्रशासनिक महत्व के कारण कोई भी राज्य इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और यही वजह थी कि चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना दी गई, और इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे हम आज जानते हैं। सो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से किस प्रकार अलग है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने की मैंने कोशिश की थी। और दोस्तों सबसे खास बात कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, इस वीडियो में आपने ये भी जाना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर भी दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग सामान्य ज्ञान से संबंधित और नॉलेजेबल वीडियो मैं हर दिन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।